welcome again. So today we are going to study part 16 in the chapter moving charge and magnetism, and today's topic is moving coil galvanometer. ठीक है, आपने गैल्वेनोमीटर वर्ड सुना हुआ पहले. व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? तो अगर आप गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करो कि गैल्वेनोमीटर आखिर है क्या, तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मॉल करंट्स इन द सर्किट. गैल्वेनोमीटर को आप अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट डिटेक्ट करता है. करंट डिटेक्ट करता है. गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है. आपका बहुत छोटा सा करंट है, उसको भी सर्किट में ये गैल्वेनोमीटर जो है डिटेक्ट कर लेता है. अब देखो, करंट को मेजर करने के लिए आपका एक और डिवाइस होती है, आपने सुना होगा एमीटर. ठीक है, उस एमीटर को आप इस गैल्वेनोमीटर से ही बना सकते हो. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सीखेंगे कैसे आप गैल्वेनोमीटर से एमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो. तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट डिटेक्ट करता है. अब करंट एमीटर भी डिटेक्ट करता है. एमीटर भी करंट को मेजर कर सकता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर कर सकता है. लेकिन डिफरेंस क्या है बेसिकली दोनों में? डिफरेंस ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत छोटी रेंज के करंट को डिटेक्ट कर सकता है. यानी कि आपका सर्किट में कुछ माइक्रो एम्पियर की रेंज में भी अगर आपका करंट है 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, इस रेंज में भी अगर करंट है तो इस स्मॉल करंट को भी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर सकता है. तो इतने छोटे करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए सर्किट में आपका यूज किया जाता है एक डिवाइस. दैट डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर. तो अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना हो, एमीटर क्या होता है? एमीटर थोड़ा लार्जर अमाउंट में जो करंट है उनको मेजर करता है, या फिर आप कहो प्रॉपरली अगर कहो आप, तो एमीटर जो होता है, एमीटर करंट्स को मेजर करता है. ठीक है, क्योंकि प्रॉपर जब आप मेजर करते हो, कुछ एम्पियर में आपका करंट होता है, तो एमीटर की हेल्प से उसको करते हो. और अगर आपको बहुत स्मॉल करंट डिटेक्ट करने हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनोमीटर. तो आप शॉर्ट में जो कह सकते हो इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ए गैल्वेनोमीटर? सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स इन द सर्किट. ठीक है, और आप साथ में नीचे पॉइंट बनाकर ये भी दे सकते हो, इट कैन डिटेक्ट करंट in the range of microamperes. ठीक है, चलो अब आपको पढ़ना है ये गैल्वेनोमीटर. आपका सिलेबस में अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर. And second one is pivoted coil galvanometer. ठीक है, या फिर इसको हम वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं. आपको जो पढ़ना है वो क्या है? सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर. हालांकि आपका सस्पेंडेड कॉइल हो या पाइवोटेड कॉइल हो, दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आपका कॉन्सेप्ट सेम ही यूज करते हैं आपको, लेकिन ये पढ़ो, आपका काम चलेगा. इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे. तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं, ये आपका बना हुआ है. तो आपका अगर एग्जाम में आता है गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया. व्हाट इज गैल्वेनोमीटर यूज्ड फॉर? गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट्स इन द सर्किट. आपको बहुत छोटी रेंज में जो करंट्स हैं दैट आर डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द गैल्वेनोमीटर. फर्स्ट पॉइंट ये. सेकेंड, इट कैन डिटेक्ट द करंट इवन इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर्स. बहुत छोटी रेंज के करंट को भी इजीली ये डिटेक्ट करता है. बहुत ही यूजफुल डिवाइस है फॉर द फिजिकल
एक्सपेरिमेंट्स। चलो अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल है क्या इसका, किस प्रिंसिपल वर्क करता है ये? तो अगर आप पहले समझ लो प्रिंसिपल क्या होता है इसका, कैसे वर्क करता है ये, तो आपने लेक्चर पढ़ा हुआ है पीछे, दैट सेज इफ अ कॉइल, if a current carrying coil is kept in a magnetic field, लास्ट लेक्चर आपने जो पढ़ा हुआ 15th पार्ट इसका, वो कहता है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल रखी हुई है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग कॉइल में एक टॉर्क क्रिएट होता है। इस करंट कैरिंग कॉइल में एक टॉर्क क्रिएट होता है और उस टॉर्क की वजह से क्या आपका जो है ये रोटेट होता है ना। आपको लास्ट लेक्चर जो है आप जाकर रिकॉल करो अगर याद नहीं आ रहा, कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कॉइल को रखते हो तो उस कॉइल में एक टॉर्क क्रिएट होता है, और टॉर्क जब क्रिएट होता है तो आपको पता है एक एक्सिस के अराउंड कॉइल जो है रोटेट करने लगती है, कॉइल जो है रोटेट करने लगती है। सेम कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ पर भी यूज होता है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड यूज की जाती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करके उसके बीच में रखा जाता है एक करंट कैरिंग कॉइल, उसके बीच में रखा जाता है एक करंट कैरिंग कॉइल। तो आपको पता है सीधा सा मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कॉइल पर टॉर्क क्रिएट करेगी, और जब टॉर्क क्रिएट करेगी तो वो जो है रोटेट होता है, ठीक है, रोटेट होता है। और जब वो रोटेट होता है तो जब ये रोटेट होगी तो ये रोटेशन कितना हो रहा है, ये जो आपका रोटेशन हो रहा है उस रोटेशन के हिसाब से आप जो है करंट को मेजर कर सकते हो। अब आप देखो, आपको पता है टॉर्क जो क्रिएट होता है दैट इज व्हाट, एन आई ए बी साइन थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो यानी कि टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है आई पर, टॉर्क डिपेंड करता है आई पर, यानी कि करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसमें टॉर्क लगेगा। अब उतना ज़्यादा उसमें टॉर्क लगेगा मतलब उतना ज़्यादा रोटेट करेगा, और जब ये उतना ज़्यादा रोटेट करेगा तो इसके रोटेट करने से क्या होगा आपका, फिर जब ये रोटेट करता है तो कितना रोटेट कर रहा है उसको कैलकुलेट करके हम फाइंड कर लेते हैं कि इस सर्किट में करंट है कितना, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा रोटेट करेगा, और उस रोटेशन को हम स्टडी करके आपका करंट कितना है उसको स्टडी करते हैं प्रॉपरली। अभी हम वर्किंग समझेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिलहाल अगर बात करो आप इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल जो आपका केवल इतना सा है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल, when a current carrying coil is kept in a magnetic field, it experience a force, it experience a torque, ठीक है। जब आपका करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसमें टॉर्क क्रिएट होता है, टॉर्क की वजह से रोटेट करता है, और उसकी रोटेशन को स्टडी करके कितना रोटेट कर रहा है उस रोटेशन को स्टडी करके आप जो है करंट को मेजर कर लेते हो। जितना रोटेशन होता है उस रोटेशन को स्टडी करके जो है आप करंट को मेजर कर लेते हो कि कितना करंट जो है आपका वो क्रिएट हुआ है। अब उस रोटेशन से करंट कैसे मेजर होता है इसको हम इसकी वर्किंग में भी समझते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, इसका प्रिंसिपल हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पहले आप समझ लो। कंस्ट्रक्शन में क्या है आपका, आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। आपका एक बॉक्स के अंदर ये एक हेड है दैट इज कॉल्ड टॉर्सन हेड, टॉर्सन हेड, ठीक है। स्क्रू आपका ये टॉर्सन हेड, इससे आपका एक ये स्ट्रिंग, ठीक है, आपका एक ये स्ट्रिंग जो है आपका पतला वायर जो है इसको कनेक्ट किया जाता है। दिस स्ट्रिंग इज मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग,
ये जुड़ोगे फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग। यहां पर यूज होता है एक मिरर, यहां पर यूज होता है मिरर। ये आपका बाहर जो है दिस इज coil, this is a coil made of insulating copper wires। अब आपका coil जो है आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और आपका सर्कुलर भी हो सकती है, दैट इज नॉट एन इश्यू। नीचे here is a spring, this is also generally made of phosphor bronze। There are two terminals, this is terminal T1, this is terminal T2। यहाँ टर्मिनल T1 है और ये टर्मिनल T2 है। ये फील्ड मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और अंदर इस कॉइल के ये रखा हुआ है एक सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। ये इतना है, ठीक है। तो आप देखो इट कंसिस्ट रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉइल मेड ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर, कॉपर वायर की बनी हुई एक कॉइल है, ठीक है। बहुत सारे इसमें टर्म है विथ लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस कॉइल को आपका लटका दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, स्ट्रिंग इज मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी हुई एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इससे जो इसको लटका दिया जाता है। तो आप एग्जाम के हिसाब से आप जब कंस्ट्रक्शन लिखोगे, मैं लिखता जा रहा हूँ, इट कंसिस्ट सर्कुलर और रेक्टेंगुलर कॉइल मेड ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर। आप आगे बढ़ा सकते हो विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। द कॉइल इज सस्पेंडेड बाय ए थिन फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप फ्रॉम ए टॉर्सन हेड। एक टॉर्सन हेड से इस कॉइल को लटका दिया जाता है, ठीक है। दिस इज द टॉर्सन हेड। अब नेक्स्ट लिखते हैं। इसके बाद इस स्ट्रिंग का जो ये वाला नीचे वाला पोर्शन है दैट इज कनेक्टेड टू अ मिरर। इसको एक मिरर से कनेक्ट किया जाता है। मिरर किस लिए यूज होता है? मिरर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिफ्लेक्ट। भाई आपका कॉइल घूम रही है, कितनी घूम रही है, आपको उसका डिफ्लेक्शन भी तो मेजर करना है ना। वो जो डिफ्लेक्शन है उससे ही आपका करंट पता चलता है कि आपका इतना यहाँ से यहाँ तक घूम गया, नहीं कितना करंट है। तो कैसे डिफ्लेक्शन पता करते हैं इसमें सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में? तो यहाँ पर जो आपका डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मिरर एंड अ लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। व्हाट इज द लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट? वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट क्या होता है। फिलहाल आपकी लिखने के हिसाब से बताता जा रहा हूँ कि आप कैसे इसको लिखना है, ठीक है। लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट के बारे में भी हम क्लियरली बात करेंगे कि है क्या और कैसे लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट डिफ्लेक्शन को शो करता है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसके बाद इस कॉइल का जो नीचे वाला एंड है दैट इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग। स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं और स्प्रिंग से कनेक्ट करने के बाद ये जो स्प्रिंग है दैट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल T2। इसको एक टर्मिनल T2 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूरा जो सिस्टम है आपका कॉइल, इन कॉइल को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा जाता है। एक चीज़ और, जो मैग्नेट के पोल्स का जो शेप है दैट इज कैप्ट कॉनकेव। कुछ ऐसे पोल ना होकर के इनको थोड़ा इस टाइप में आपको जो है कट करके रखा जाता है। द कॉइल हैंग बिटवीन द पोल्स ऑफ ए पावरफुल मैग्नेट। एक चीज़ और, अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर इज फिक्स्ड विद इन द कोर, फिक्स्ड विद इन द कॉइल। इस कॉइल के बीच में एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर भी रखा जाता है। सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे क्यों रखा जाता है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। कॉनकेव इनको क्यों बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखा जाता है, हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा, बस आप थोड़ा आगे देखते जाओ, ठीक है। तो ये होगी आपको पूरा कंस्ट्रक्शन, आप इसको देख करके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं प्रॉपर, जो आपका मेन पार्ट आता है।
तो वर्किंग आप पहले समझ लो रफली। आपका जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल और आपका ये, आपने क्या किया हुआ है, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया है। आपका यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, यानी कि यहाँ से करंट एंटर करता है। करंट यहाँ से एंटर किया, इधर वायर में आया, फिर इस हेड से होता हुआ यहाँ से और इस कॉइल में गया। अब इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ, ठीक है, और फिर इस कॉइल से होकर के निकल करके स्प्रिंग, और स्प्रिंग से होता हुआ इस टर्मिनल से बाहर, यानी ये माइनस। तो सर्किट में करंट फ्लो हो गया। अब सर्किट में जब करंट फ्लो हो गया तो क्या होगा आपका, आपको पता है कि पहले कॉइल रखी हुई थी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखी हुई थी तो टॉर्क लग रहा था उस पर? नहीं। क्यों? क्योंकि टॉर्क किस पे लगता है? करंट कैरिंग कॉइल पे। तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो एक कॉइल आपका सिंपली ऐसे रखी हुई थी सीधे मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के बीच में, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में कॉइल रखी हुई थी। अब जब करंट फ्लो में लगा तो आपको पता है जब करंट फ्लो में लगेगा तो करंट कैरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क क्रिएट कर देगी, और जब टॉर्क क्रिएट होगा, ठीक है, तो आपको जो है ये रोटेट होने लगेगी, रोटेट होने लगेगी। और जब ये रोटेट होगी कॉइल, ठीक है, तो जब कॉइल रोटेट होगी तो क्या होगा आपका, ये जो मिरर है, ये मिरर डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इस डिफ्लेक्शन को स्टडी करके आप करंट को मेजर कर सकते हो। अब आपको ये चीज भी आगे प्रूव करनी होगी कि ये डिफ्लेक्शन जो है करंट ही दिखाता है। कैसे पता कि डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, अब ये डिफ्लेक्शन करंट ही बता रहा है, ये चीज कैसे पता, उसको भी हम आगे प्रूव करेंगे कि डिफ्लेक्शन जो है करंट ही दिखाता है। पहली चीज जो आपको समझने आना चाहिए कि जब इस कॉइल में करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें एक टॉर्क क्रिएट हो जाता है, और जो टॉर्क क्रिएट होता है उस टॉर्क की वजह से इस मिरर में हम डिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं कि कितनी टॉर्क क्रिएट हुआ, कितने एंगल रोटेट हुई, और जितने एंगल रोटेट हो रही है उस एंगल के हिसाब से आप करंट को जो है मेजर कर लेते हो कि हाँ इतना एंगल रोटेट हुई मतलब इतना करंट है। अब क्या टॉर्क इस पर क्रिएट होता ही रहेगा? क्या आपका ये हमेशा घूमता जाएगा? तो ऐसा नहीं है। फुल डिफ्लेक्शन कब शो करता है? ये फुल डिफ्लेक्शन पूरा कब शो कर देगा? फुल डिफ्लेक्शन आप तब शो कर देगा जब आप समझो, जब आप इसको रोटेट करते हो तो इसके रोटेट होने से या टॉर्क की वजह से भी रोटेट होता है, तो इसके रोटेट होने से आपका ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ट्विस्ट होती जाती है ना, आपका जो है इसमें ट्विस्ट आते जाते हैं आपका स्ट्रिंग जो है। अब स्ट्रिंग से आपने नीचे जो चीज़ लगी हुई है, अगर आप जब उसको रोटेट कराओगे, ठीक है, आपका जो से स्प्रिंग है, अगर आपका सॉरी स्ट्रिंग है, आपका जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग है, अगर आप फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग है सपोज, ठीक है, अब ये जो नीचे वाली है कॉइल, इससे जो कनेक्टेड है, इसको आप रोटेट कराते जा रहे हो। जब इसको आप रोटेट कराते जा रहे हो तो क्या होता है आपका, जब इसको रोटेट कराते हो तो फुल डिफ्लेक्शन आपका कब तक शो करेगा? तो फुल डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कि असल में फुल डिफ्लेक्शन कब तक होगा, उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है यहाँ पर स्प्रिंग। ठीक है, आपको पता है कि स्प्रिंग जब घूमेगी तो टाइट होगी, और एक लिमिट के बाद आप ज़्यादा उसको नहीं घुमा सकते, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइट उसको नहीं कर सकते, तो दैट विल बी द फुल डिफ्लेक्शन। अब इस स्ट्रिंग में भी अगर आप देखो, स्ट्रिंग से अगर आप समझो, स्ट्रिंग में क्या होता है, ट्विस्ट होता है, स्ट्रिंग में ट्विस्ट होता है, और जब आप किसी स्ट्रिंग को अगर ट्विस्ट करो, अगर आप सोचो इसको ट्विस्ट कर रहे हो, आप घुमा रहे हो, तो आपको पता है कि एक टॉर्क इसमें अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप क्रिएट हो जाएगा, आपको नहीं लगाने की जरूरत। आप जैसे ही इसको छोड़ोगे, आप देखो ये वापस इसको उसी डायरेक्शन में घुमा देगी, वापस इसको उसी डायरेक्शन में घुमा देगी। तो जब ये स्ट्रिंग ट्विस्ट होती है तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क क्रिएट हो जाता है, दैट टॉर्क इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क, दैट टॉर्क इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, और आपका एक टॉर्क ये जो इसको डिफ्लेक्ट करा रहा है, दैट कैन यू से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दैट कैन बी सेड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इधर लग रहा है, और आपका क्या है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो इधर लग रहा है, वापस उसको लाने की कोशिश कर रहा है ना। तो आपको पता है पहले आपका ये वाला टॉर्क जो है इधर से,
अब आप जैसे जैसे ये वाले टॉर्क को इस डायरेक्शन में बढ़ाओगे, है ना, आप जैसे जैसे स्ट्रिंग को जो नीचे आप कॉइल लगी उसको इधर लाओगे, वो वापस लाने के लिए उतना ज़्यादा आपका इस डायरेक्शन में टॉर्क वापस लगाता जाएगा, है ना। आप इधर रोटेट करा रहे हो, स्ट्रिंग वापस लाना चाह रही है, उसकी इनिशियल पोजीशन में आपको वापस लाना चाह रही है, रिस्टोरिंग फोर्स। और आपको पता है जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा ये वाला टॉर्क, वैसे वैसे अपोजिट डायरेक्शन वाला टॉर्क भी जो है आपका वो जो है बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत में क्या होगा, आपका ये वाला टॉर्क जो है करंट की वजह से लगा है, इस टॉर्क की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, इस टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी। और जो ऊपर है अभी कम ट्विस्ट थी वो स्ट्रिंग, तो उसमें टॉर्क जो है कम था। और जैसे जैसे आप ये वाला टॉर्क इंक्रीज करते जाओगे, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला टॉर्क जो भी आपका वो भी इंक्रीज होता जाएगा। एंड इन केस when both the torque will become, because the direction of both the torque is just opposite, then when the torques become just equal, then the system will be in equilibrium, and that will be the condition of full deflection. समझो, अगर आप आपका स्ट्रिंग है, इसमें टॉर्क लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कॉइल है सपोज, तो पहले इसमें आपका टॉर्क नहीं है, फिर जैसे जैसे आप इसको इधर ला रहे हो, इधर पे टॉर्क लग रहा है, तो आप जैसे जितने रोटेट कराते जाओगे तो जो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क इसमें लग रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, वो टॉर्क जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा। पहले आपका थोड़ा सा आपने घुमाया तो कम वापस लाना चाह रहे हो, कम टॉर्क इधर लगा रहे हो, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आप इधर लाते जाओगे, वैसे वैसे जो इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क है जो इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, दैट टॉर्क विल इंक्रीज। और तो जब इस डायरेक्शन वाला टॉर्क जब इस डायरेक्शन के टॉर्क के बराबर हो जाएगा जो इसको रोटेट करा रहा है, जब दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो टॉर्क दोनों बराबर और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट इक्वल हो जाएंगे तो फिर दोनों वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तब फिर वहीं पर जो है आपका वो डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देगा और उसके बाद वो रोटेट नहीं कर पाएगा। दैट विल बी द कंडीशन ऑफ द फुल डिफ्लेक्शन। अब रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है आपका, दैट डिपेंड ऑन द थीटा। थीटा मतलब जितने एंगल उसको ट्विस्ट किया गया है। रिस्टोरिंग टॉर्क दैट की प्रोपोर्शन होता है थीटा के। समझ में आ रहा होगा आपको बात। जितना ज़्यादा आप उसको रोटेट करते हो, जितना ज़्यादा आप उसको कस दोगे, आप कॉइल उसको जितना ज़्यादा घुमा दोगे, आप वायर उसको जितना ज़्यादा घुमा दोगे आपका, तो आपको वापस आने की कोशिश उतनी ज़्यादा करेगा। थोड़ा सा घुमाओगे थोड़ा वापस करेगा। जितना ज़्यादा आप रोटेट करा दोगे, जितने एंगल उसको ज़्यादा रोटेट कराते जाओगे, उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, है ना। रिस्टोरिंग टॉर्क जो उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड करता है किस पर, थीटा पर। और अगर आप यहाँ पर जब कांस्टेंट लगाते हो तो आपको रिस्टोरिंग टॉर्क लिख देते हैं हम, कांस्टेंट यहाँ पर आ जाता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड के। ठीक है, यहाँ पर के बोल सकते हो आप टॉर्सन कांस्टेंट, टॉर्सन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टॉर्क जो है आपका दैट विल बी के थीटा। और आपको पता है कि फॉर द एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम के लिए आपका क्या होगा, जो इस पे टॉर्क लग रहा था, इस कॉइल पे लग रहा था, अब कॉइल पे टॉर्क कितना लग रहा था आपको पता है। सपोज इस कॉइल का एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। देन टॉर्क आपका कितना होगा वो वाला आपको पता है, टाउ इक्वल आई ए बी साइन थीटा, एन टर्न है अगर तो एन बी, और दैट विल बी इक्वल क्या था आपका यहाँ पर के थीटा। यानी टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल रिस्टोरिंग टॉर्क। जब आपका ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे तब जो है ये वापस से रोटेट होगी। तो यानी कि अगर आप देखो आई जो है, आई विल बी इक्वल के थीटा अपॉन एन ए बी साइन थीटा। आई इक्वल के थीटा अपॉन एन ए बी साइन थीटा। आपको देखो के जो है कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है कॉइल के अंदर, एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी हमने कांस्टेंट रखी हुई है। देन आपको समझ में आ रहा होगा आई विल बी प्रोपोर्शनल थीटा अपॉन साइन थीटा, आई विल प्रोपोर्शनल थीटा अपॉन साइन थीटा। अब समझो आप, आई डिपेंड कर रहा है थीटा पर और साइन थीटा पर। यानी कि अगर आप कहीं से ये प्रूव कर लो कि आई थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा आपका रोटेट हो रहा है उतना ज़्यादा करंट भी है, तो फिर आपको सीधे सीधा आपने प्रूव कर दिया कि हाँ इस रोटेशन को अगर हम पढ़ लें
तो जितना ज़्यादा रोटेट हो रहा है उतना ज़्यादा हम करंट बताते जा रहे हैं, इतना रोटेट हो गया इतना करंट हो गया, इतना रोटेट हो गया इतना करंट हो गया, इतना रोटेट हो गया इतना करंट हो गया। यहाँ से आप सीधे सीधे बता सकते हो, है ना, क्योंकि आई अगर थीटा के आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो, अगर आपको किसी तरीके से ये प्रूव कर दो कि साइन थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आई केवल थीटा पर डिपेंड कर रहा है, अगर आप इस चीज को समझ लो तो आप ये चीज प्रूव कर सकते हो कि अगर हम डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, इसका डिफ्लेक्शन को अगर हम रीड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इसके करंट को रीड कर रहे हैं, है ना। डिफ्लेक्शन अगर करंट को बता रहा है, अगर आप चीज यहां से प्रूव कर दो तो ये प्रूव करने के लिए आपको क्या है, साइन थीटा को यहाँ पर आपको हटाना होगा, आपको ये कहीं से प्रूव करना होगा कि साइन थीटा है ही नहीं, साइन थीटा का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, इस चीज को आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। इस चीज को हम प्रूव करते हैं। अब इस चीज को कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, रही बात है आपका डिफ्लेक्शन कैसे मिरर से शो करते हैं, जो आपका लैम्बर्ट स्केल अरेंजमेंट है उसमें अभी बता दूंगा मैं, छोटी चीज है वो, ये कैसे प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आपका सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि आई साइन थीटा पर डिपेंड ना करे। वैसे तो जनरली आपका देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड में आपका कोई कॉइल रखी हुई है, उसका एरिया है, तो आपको पता है टॉर्क जो होता है का आई ए बी साइन थीटा, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉइल के साथ एंगल बन रहा है वैसे वैसे आपका टॉर्क भी चेंज होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है आपका कि टॉर्क साइन थीटा पर डिपेंड ना करे, कैसे अरेंजमेंट बनाया जाए कि टॉर्क साइन थीटा पर डिपेंड ना करे। तो वो अरेंजमेंट बनाने के लिए यहाँ पर दो चीज जो यूज की जाती हैं, फर्स्ट the concave shape of the poles of the magnet and second is the iron core kept within the coil। ये जो दो चीजें आपने यहाँ पर स्पेशल की हैं, मैंने पीछे बताया था क्यों ये दो चीजें स्पेशल की जाती हैं, कि आपका कॉन्केव पोल्स बनाए जाते हैं और दूसरा जो ये आपका रखा हुआ है अंदर सिलेंडर, इस सिलेंडर को क्यों रखा जाता है जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ होता है आपका। इस दोनों चीजों का हम समझते हैं कि कैसे ये दोनों चीजें आपको आई को साइन थीटा से मुक्त कर देती हैं। आई साइन थीटा पर डिपेंड करता ही नहीं है, केवल इन दोनों चीजों की वजह से। कैसे समझते हैं, तो इन दोनों चीजों का यूज किया जाता है स्पेशल टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। यहाँ पर सीधी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट नहीं करते, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में सेपरेटली पूछा जाता है कि व्हाई द सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते क्यों है। तो इसका जो आंसर है आपका, इस सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करने के दो रीजन है। फर्स्ट नंबर है टू मेक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है पहली बात तो ये, और दूसरा टू मेक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, टू मेक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों कारणों से आपका सॉफ्ट आयरन कोर का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब क्या है आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप समझो। जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होती है क्या है, आपका नॉर्थ इधर साउथ है ना, नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ये। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से रहेगी, कॉइल बीच में रखी हुई है, रोटेट करेगी, तो आपको समझ में आ रहा है कि एंगल जो है जैसे जैसे रोटेट करेगी वैसे वैसे एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा यानी साइन थीटा वाला रोल आएगा, और साइन थीटा वाला रोल आएगा तो आप नहीं प्रूव कर सकते कि जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा करंट है, ये चीज़ आप प्रूव नहीं कर सकते। तो कैसे प्रूव करते हैं, कैसे आप साइन थीटा के रोल को हटाते हैं। देखो यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो किस टाइप से बनती है। पहली बात ये सॉफ्ट आयरन कोर, अब ये ऐसा कैसे दिख रहा है, इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये जो आपका ऐसे देखो इस टाइप से मैग्नेट थे और मैग्नेट इस टाइप से थे, ठीक है। आपका एक फेस इधर से और एक फेस इधर से, कॉनकेव फेस जो आपका बनाए गए थे, और इसके बीच में आपने रख दिया था एक सिलेंडर, किसका, सॉफ्ट आयरन कोर का, ठीक है। और ये जो सिलेंडर आपने रख दिया था आपके इस टाइप से बनाए गए थे, इसके बीच में आपने सिलेंडर रख दिया था, सिलेंडर रख दिया था, ठीक है। और फिर इस सिलेंडर जो है आपका, इस सिलेंडर के ऊपर जो है आपने वायर को जो है ऐसे
लपेट दिए थे इसके ऊपर, जो वायर को आपने लपेट दिया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से देखो अगर आप, तो कैसा दिखेगा, तो आपका देखो दो ऐसे ये है और बीच में डब्बा रखा है आपका, सिलेंडर रखा है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का। तो अगर आप इसको ऐसे देखो यहाँ से, तो क्या दिखेगा आपको, दो ये दिखेंगे और उस सिलेंडर का क्या दिखेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, सिलेंडर क्या दिखेगा, यहाँ से देखोगे आप सिलेंडर का आपको ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, यानी कि कुछ ऐसा सर्कुलर है ना, है आपका सिलेंडर अंदर की तरफ है सिस्टम पूरा। तो आपको यहाँ से देख रहे हो तो आपको केवल ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ऊपर का ये दिख रहा है। तो इस व्यू को हम देख करके इसको समझ रहे हैं कि कैसे ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड असल में है क्या। अब हम बात करें सॉफ्ट आयरन कोर जो हमने यूज किया है। सॉफ्ट आयरन कोर इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वी विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। फिलहाल जो आपको यहाँ पर समझना है, सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है। सॉफ्ट आयरन कोर आपका जैसे सॉफ्ट आयरन कोर रखा है, तो आसपास की जितनी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो आपका इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जैसे इधर से जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रही है, तो क्या करता है ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करके पास कराते हैं। क्या करेगा, इसको खींच लेगा और अपने अंदर से पास करा देगा, इसको खींच लेगा और अपने अंदर से पास करा देगा, ठीक है। ये इसके अंदर खासियत होती है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। ये आपका स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और ये अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करके अपने अंदर से उसको पास कराते हैं। ये इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर की। क्या करता है, अपने जैसे रखा है आपको सॉफ्ट आयरन कोर, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही थी क्या करेगा, इसको भी खींच लेगा और खींच के अपने अंदर से पास करा देगा। यहाँ से पास हो रही इसको भी खींच लेगा और अपने अंदर से पास करा देगा। ये इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, ठीक है। तो क्या करता है ये, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे पास हो रही थी, उस मैग्नेटिक फील्ड को ये ना पास करा करके क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है। सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका इसके अंदर की तरफ आ जाती है, इसकी तरफ सीधे ना जा करके। फिर क्या करता है आपका ये, फिर आपका आएगी तो बाहर भी जाएगी। अब बाहर कैसे आती है आपका, बाहर जाने के लिए देखो असल में क्या होता है आपका, ये ऐसा पाथ होता है, इस तरीके से पाथ जो है यूज करती है, ठीक है। पाथ जो है आपका कुछ स्टेप से होता है, क्यों, क्योंकि असल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे नहीं जाएंगी। क्योंकि आपका सोचो, अगर आप ऐसे कह रहे हो कि इधर से आई और इधर से निकल गई, है ना, इधर से आई और इधर से निकल गई, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो आपको देखो कट करने लगी, इंटरसेक्ट करने लगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो असल में क्या होता है, इस तरीके से सिस्टम आपका, इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाती है। अब जो ये इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है, दिस मैग्नेट इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों, क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका कन्वर्ज होती है टुवर्ड द सेंटर और फिर सेंटर से बाहर की तरफ डाइवर्ज होती है, सेंटर की तरफ कन्वर्ज होती है और फिर सेंटर से आपका बाहर की तरफ डाइवर्ज होती है। दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों, आपको समझो, आपका एक कोर रखा है, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अगर आप ये वाला पार्ट ना मतलब समझो, अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करो, चलो हम इसको इग्नोर करते हैं थोड़ी देर। तो आपका लगता क्या है, जैसे आप यहाँ पर बनाओ, अगर तो ऐसा लगता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है और इधर से जा रही है, ये इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, इधर से आ रही है, इधर से जा रही है। तो लगता है कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्या है आपका, वो इसकी रेडियस है। वो जो आपके ये सर्कुलर बना हुआ है आपका, लगता है जैसे इसकी रेडियस है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। असल में वो ऐसे जा रही है, लेकिन फील्ड क्या होता है आपका, जैसे इधर एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस टाइप से आपका मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अब इसमें आपने क्या किया हुआ है, अब यहाँ से आप अगर कॉइल को देखोगे जिसके ऊपर लिपटी हुई, तो आपको केवल इतना दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे टर्न्स जो आपको इसमें लिपटे हुए हैं। ऊपर से देखोगे तो आपको केवल, है ना,
आपका जैसे ये है, इसके ऊपर लिपटा हुआ, तो यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सर्कुलर दिखेगा, उसके ऊपर ऐसे वायर दिखेगा पर जाता हुआ, तो वही वायर आपको इसके ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। तो होगा क्या आपका, सपोज ये आपका इधर कॉइल है आपका रखी हुई है, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका जो एंगल, अगर आप देखो आप मैग्नेटिक फील्ड की, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या होता है कि जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी तो ये जो प्लेन है, जो आपका कॉइल है, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। कॉइल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, और जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, सॉरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, तो जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इधर कॉइल रखी है, तो जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो आपको जो कॉइल का एरिया है आपको पता है नॉर्मली आउटवर्ड होगा, तो कॉइल का एरिया नॉर्मली आउटवर्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जो है हमेशा 90 होगा। जनरली आपको एक बुक्स में कहा जाता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने से क्या होता है, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे क्या होता है आपका, जब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन हमेशा पैरेलल में रहेंगे तो जो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो आपका हमेशा 90 रहेगा। ठीक है, बात आपका ये भी सही है, या फिर इसको दूसरे तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो यहाँ से समझ सकते हो आप देखो यहाँ पर कॉइल ये रखी हुई है, ठीक है। अब आपका एरिया पता है आपको परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर आपका आउटवर्ड है, सपोज यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, आपका इधर है, आपका एरिया जो है इधर है, ये एरिया की डायरेक्शन हो गई है, ठीक है। अब जब ये एरिया की डायरेक्शन है तो आप देखो यहाँ पर ये था कॉइल, ये इसके एरिया की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका एक यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच का 90। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया इधर है, तो आपका एंगल कितना बन रहा है इनके बीच का 90। फिर आपने इसको रोटेट करा दिया, सपोज आपने कुछ ऐसे रोटेट करके इसको ऐसे कर दिया, आपने इसको रोटेट करा करके कॉइल को ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसके एरिया की डायरेक्शन आपको पता है कि नॉर्मली आउटवर्ड इधर हो जाएगी, तो नॉर्मली आउटवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो इधर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लगता है ऐसे, इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आप देखो तो एरिया की जो डायरेक्शन है, इसके एरिया की डायरेक्शन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड से आप देखो तो अब भी 90 है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0, इसके साथ 90 है, ऐसे यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसकी डायरेक्शन एरिया की 0 है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 है। आप सोचो इसको रोटेट करा के इधर ले आओ, इसको कॉइल रोटेट करा करके आप इधर ले आओ, तो क्या होगा आपका, अगर सोचो आप इसको ऐसे कर देते हो तो इधर हो जाएगा एरिया, जब एरिया इधर हो जाएगा नॉर्मली आउटवर्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर 0 बना रही होगी एंगल, एक इसके साथ 90 बना रही होगी। फिर आप एक इधर ले आओ तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर 0 एंगल बना रही होगी, एक इसके साथ 90 बना रही होगी। यानी कि आप कैसे भी रोटेट करते जा रहे हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके साथ 0 एंगल बना रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड है 90 बना रही है, यानी 0 से 90 के बीच में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड हैं, और आप कहीं पर भी रोटेट करते जाओ तो यहाँ पर भी 0 90 बन रहा है, यहाँ पर भी 0 90 बन रहा है, आप इधर रोटेट कर दोगे तो एक 0 एक 90 बना रहा है। तो जनरली क्या किया जाता है, आप ये मान करके चल लेते हो जो 90 डिग्री वाला एंगल है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही हमेशा एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है आपका हमेशा जो है 90 ले जाता है। तो आपको जो साइन थीटा था वो थीटा हमेशा क्या ले जाता है 90, यहाँ पर साइन 90, तो इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा रखते हैं 1, ठीक है। तो जब आप लिखते हो तो आप केवल ये लिख देते हो, जब आप लिखते हो टाउ IAB एन IAB साइन थीटा इक्वल के थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हो आप ड्यू टू रेडियल फील्ड द एंगल बिटवीन A एंड B इज ऑलवेज 90 डिग्री। और आपको समझ में आ रहा होगा एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल पर है ही, कन्फर्म बात है ना। अब आप कह सकते हो सर ये 0 के साथ में भी ये भी, तो ये भी है, तो असल में क्या हो रहा है 90 डिग्री तो आपने लिख दिया, लेकिन असल में आप सोचो मेन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ये एरिया अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, एवरेज जो एंगल बन रहा है 0 से 90 डिग्री, यहाँ पर आपने रखा था 0 से 90 बना रहा है, यहाँ पर भी 0 से 90 बना रहा है, यहाँ रख दोगे 0 से 90 बना रहा है, कहीं पर भी रख दो आप एक एंगल 0 1 90 1 0 1 90 0 से 90 0 से 90, हर जगह पर सेम ही तो बन रहा है भैया। यहाँ पर देखो इधर एरिया इधर है
मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, तो एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 एंगल बना रहा है, एक के साथ 90 बना रहा है। यानी कि अगर आप एक एवरेज मैग्नेटिक फील्ड देखो 0 से 90 तक, यहाँ पर भी एवरेज 0 से 90 तक, तो कहीं पर भी आप देखो अगर एंगल जो है एवरेज तो 0 से 90 तक ही आ रहा है। यहाँ पर भी देखो तो एक इधर एक इधर, यहाँ तो अब पहले वाला केस नहीं है। पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, आपका कॉइल था, आपने घुमा दिया आपने टॉर्क को, एरिया की डायरेक्शन इधर हो गई। अब उस डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर बस थी, एंगल बन रहा था, है ना। आपने घुमा करके एरिया जो है आपका और मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड आपका 90 डिग्री वाला एंगल में उधर नहीं थी, ये रखा है इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल इधर है। लेकिन जब आपने ऐसे बना दिया तो इसमें क्या है आपका, आपने इधर घुमा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, आपने घुमा दिया, यहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, आपने अंदर घुमा दी, यहाँ भी तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की क्रिएट करने से क्या होता है आपका, चाहे किस भी डायरेक्शन में आप घुमा दो, एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एंगल हर जगह से आपका एक एवरेज निकालो तो उतना ही एंगल बन रहा है, क्योंकि हर डायरेक्शन में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड कर दिया है। इधर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर घूम गया तो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आ गई कॉइल तो मैग्नेटिक फील्ड है, इधर आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। और सारी सारी आप देखो 0 से 90 के बीच में एंगल बन रहा है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि जब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनने से आपका जो इस थीटा पर डिपेंडेंसी है करंट की, वो डिपेंडेंसी आपका खत्म हो जाती है। और जब वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, उसके नीचे जो टॉर्क के नीचे लिखा था, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आई होप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, क्योंकि ये इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। दोबारा रिवाइज करके देखो, दोबारा पीछे से समझ में आएगा। ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए मतलब एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इज ऑलवेज 90 डिग्री। सो साइन थीटा इक्वल 90, सॉरी साइन 90 इक्वल 1। तो अब नीचे वाला पार्ट 1 हो गया, तो आई प्रपोर्शनल हो गया किसके, थीटा के। आई प्रपोर्शनल हो गया किसके, थीटा के। यानी कि आपका जो थीटा है, जो डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा शो हो रहा है उतना ज़्यादा आपका करंट। डिफ्लेक्शन मतलब क्या बता रहा है, जो डिफ्लेक्शन है आपका वो करंट को बता रहा है। ये चीज़ आपने यहाँ से प्रूव कर दी, ठीक है। फिर से हम इसको करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है आपका, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहली बात क्रिएट कैसे करते हैं। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें आप यूज़ करते हो। फर्स्ट, जो पोल्स हैं आपके दैट आर मेड द कॉन्केव, एंड सेकेंड वी यूज अ सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। हाँ, अगर आपका कॉइल सर्कुलर होती तो आप स्फेरिकल भी यूज़ कर सकते थे। फाट क्या मतलब आपका, आपने सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ कर दिया। तो सॉफ्ट आयरन कोर से क्या होता है आपका, सॉफ्ट आयरन कोर से अगर पूछता है क्या होता है तो आप दो चीज़ बता सकते हो कि पहला तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, या अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर सेंटर करा देता है। और दूसरा, ऐसी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है कि फिर आपका जो एरिया है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल पर डिपेंड ही नहीं करता। हर जगह आप कहीं पर भी देखो, एक कोई ना कोई एंगल आई का मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 बन ही रहा होगा, एक ना कोई एंगल बन ही रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि आपका आई का जो है आपका साइन थीटा के साथ डिपेंडेंसी जो है आपको वो खत्म हो जाती है। और जब साइन थीटा के साथ डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है तो आपने प्रूफ कर दिया वहाँ से टॉर्क को दोनों के इक्वल करके, आई प्रोपोर्शनल थीटा। यानी कि जितना ज़्यादा ये रोटेशन होगा, जितना ज़्यादा इसमें रोटेशन होगा, थीटा जितना ज़्यादा होगा, आपका करंट जो दिख रहा होगा, है ना, जितना ज़्यादा रोटेशन, उस रोटेशन को अगर आप पढ़ पाओ तो आपका मतलब उतना ज़्यादा आपका वो करंट बताता जा रहा है। अब इस रोटेशन को पढ़ते कैसे हैं, व्हाट इज़ द लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट, उसको समझते हैं। समझ लो, सिंपल सी चीज़ है, लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। क्या है आपका, सिंपल, आपका एक लैंप यूज़ किया जाता है जिससे लाइट निकलती है, जिससे लाइट निकलती है। वो लाइट क्या होता है, इस मिरर पे पड़ती है। वो लाइट क्या होता है, इस मिरर पे पड़ती है। अब इस मिरर से जो आपका क्या होता है, इस लाइट जो वापस जो है रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर एक स्केल लगी होती है, उस पर पड़ती है, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे मिरर घूमता है तो मिरर घूमने से आपका जो ये रिफ्लेक्शन इसमें आ रहा था, वो रिफ्लेक्शन भी आपका जो है शिफ्ट होता है, ठीक है। आपका इधर है, समझ में आ रहा होगा ना, आपने ऐसे एक मिरर लगा दिया यहाँ पर, यहाँ से आप एक आपने अपने यहाँ पर एक स्केल लगा दी, ठीक है। यहाँ से आपने लाइट डाली, फिर यहाँ पर एक मिरर लगा दिया। अब लाइट डालो आपने, तो यहाँ से यहाँ पर मिरर है तो लाइट इधर, फिर आपने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया तो इधर आ जाएगी, फिर आपका इधर थोड़ा और रोटेट हो गया तो अब लाइट इधर आएगी। यानी कि स्केल में आपका एक पॉइंट पर आकर के लाइट आपका पड़ेगा। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा स्केल में आपका, उतने ज़्यादा पॉइंट पर आकर के, यहाँ पर जैसे है पहले डिफ्लेक्शन नहीं है तो यहाँ पर पड़ रहा है 0 पर सपोज,
फिर यहाँ पर आपने पॉइंट बना रखे हैं कुछ मिलीमीटर में, तो आपका फिर इधर लाइट पड़ रही है तो आपको 1 पे लाइट गिर रही है, यानी कि आपका डिफ्लेक्शन 1 पे आ रहा है। फिर आपने इधर तो इधर पड़ रही है, यानी कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उस डिफ्लेक्शन को स्टडी कैसे करते हैं, दिस इज कॉल्ड द लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। समझ में आ गया ना, सिंपल अरेंजमेंट है। इधर मिरर लगा दिया, यहाँ से लाइट डाली, यहाँ पर एक लगा दी स्केल आपने, तो पहले आपका इधर था तो इधर पड़ा, फिर आपने रोटेट हो गया अगर मिरर आपका, तो अब इधर लाइट पड़ेगी, यानी कि आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ लाइट पड़ रही है मतलब रोटेट हो गया आप थोड़ा सा इतना, इधर रोटेट हो रहा है यानी कि अब इधर लाइट पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जो है डिफ्लेक्शन को पढ़ लेते हो। दिस इज कॉल्ड द लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट। ठीक है, तो आप समझो अगर वर्किंग सिंपल थी, आपने समझ लिया कि जब करंट फ्लो होता है तो इसमें टॉर्क क्रिएट होता है, उस टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्शन होता है आपका, यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन सपोज आपका फाई हो गया, फाई मान पे चल रहे हैं अगर हम, और आपका एक रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग में क्रिएट हो जाता है। और इक्विलिब्रियम की स्टेट में यानी कि जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब आपको दोनों टॉर्क जो है बराबर होंगे। पहला टॉर्क NIAB sin थीटा विल बी इक्वल, इसमें जो टॉर्क क्रिएट हुआ रिस्टोरिंग दैट इज K फाई, के यहाँ पर क्या है टॉर्सन कांस्टेंट। तो आपका अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आपने क्रिएट की हुई है, तो उस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका साइन थीटा यानी कि आप थीटा कितना होगा आपका हमेशा 90 होगा, ए और बी की बीच का एंगल, सो साइन थीटा बेसिकली हो जाएगा 1, तो भी आपका 1 हो जाएगा। सो आई विल बी इक्वल K फाई, फाई मतलब जितना आपका उसमें मिरर में डिफ्लेक्शन शो होगा अपॉन NAB। अब K कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न, A एरिया एंड B मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कांस्टेंट है। अब ये पूरा का पूरा जब कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को हम बोल देते हैं कैपिटल G, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और जब ये पूरा कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट अगर हटा दोगे तो I विल बी प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी आपने प्रूव कर दिया कि जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, यानी जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन इसका मतलब हमें कितना क्या मिल रहा है, उस डिफ्लेक्शन को पढ़ करके हमें समझ में आ रहा होगा कि जितना ज़्यादा करंट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, ये डिफ्लेक्शन आपका करंट को बताता है। ये चीज़ आपने प्रूव कर दी। दिस इज द वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप यू गॉट इट। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशन इसमें और आ जाती है डेफिनेशन, जैसे सेंसिटिविटी। तो दो टाइप की आप सेंसिटिविटी पढ़ते हो गैल्वेनोमीटर की। फर्स्ट करंट सेंसिटिविटी। क्या होती है करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की? गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि अगर आप करंट कितना पास करा दो इसमें, यूनिट 1 एम्पियर, तो यूनिट आपका करंट अगर पास करा दो तो उस यूनिट करंट के पास कराने से जितना डिफ्लेक्शन ये शो करने लगता है, यूनिट करंट के पास कराने से जितना डिफ्लेक्शन शो करने लगता है, यानी कि आप दैट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। समझ रहे हो? यानी आपने थोड़ा सा भी करंट यूनिट करंट पास कराया तो उससे डिफ्लेक्शन आपका जितना ज़्यादा शो करेगा ये, उतनी आपको रीडिंग को पढ़ना जो है आपको आसान होगा। तो यूनिट करंट पास कराने पर जितना डिफ्लेक्शन शो कर देता है गैल्वेनोमीटर, दैट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यानी कि आप देख सकते हो करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड बाय द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट पास थ्रू इट। जब एक गैल्वेनोमीटर से यूनिट करंट पास होता है तो उस छोटा सा करंट के पास होने से जितना उसमें डिफ्लेक्शन शो कर दिया, दैट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इट्स करंट सेंसिटिविटी। इसको आप ऐसे नोट कर देते हो आई से, और आपको डिफ्लेक्शन को आपने फाई से शो कर रखा है, और अपॉन आई यूनिट है ना, कोई चीज़ यूनिट निकालते हो एक में कितना है, 100 में इतना, तो एक में कितना डिवाइड कराते हैं, तो करंट से ही आप जो डिवाइड करा रहे हो। अब आपका फाई की वैल्यू कितनी है ना, ये सॉरी फाई नहीं, आप आई की वैल्यू जो पुट कर दो, तो आई की वैल्यू कितनी आई थी आपने यहाँ से निकाली हुई थी, आई आपने यहाँ से निकाला था ना, NIAB इक्वल K फाई। तो आई इक्वल क्या आया था आपका K फाई अपॉन NAB, N आर व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। तो आई की जगह पुट कर दो आप K फाई और अपॉन NAB चला जाएगा पर, फाई कैंसिल, ये फार्मूला हो गया आपका क्या, NAB अपॉन K। दिस इज द फार्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यूनिट की अगर आप बात करो तो आपको पता फाई एंगल यानी रेडियन, और पर आई मतलब एम्पियर। दिस इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो आपने जो पीछे देखा था कि यूनिट करंट पास कराने पर जितना डिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर आप अगर गैल्वेनोमीटर के एंड के अक्रॉस यूनिट वोल्टेज आप स्टेबलाइज कर दो, आपने यूनिट 1 वोल्ट सपोज पोटेंशियल अगर क्रिएट किया हुआ है दोनों टर्मिनल्स के बीच गैल्वेनोमीटर के, तो यूनिट पोटेंशियल क्रिएट करने से जितना डिफ्लेक्शन शो होगा दैट विल बी द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये ले सकते हो आप क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द
deflection produced in the galvanometer when a unit voltage is stabilized across its terminals। जब एक गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स के एंड के बीच में आप यूनिट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो तो उससे जितना डिफ्लेक्शन होगा उस 1 वोल्ट क्रिएट करने से, दैट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब सपोज आप जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो आर है, ठीक है, कितना है आर, आपको पता है वी इक्वल क्या हो जाएगा आपका आई आर। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी वहाँ पर आपने पर यूनिट करंट निकाला था तो आई से डिवाइड कर दिया था, यहाँ पर यूनिट पोटेंशियल निकाल लेते, वी से डिवाइड करा दोगे, 5 अपॉन वी की जगह क्या पुट कर दोगे आप आई आर, 5 अपॉन आई आर क्या था आपका K5 अपॉन एन ए बी, आई की जगह पुट किया आपने और इंटू आर है ये 5 खत्म, तो एन ए बी अपॉन के आर, के टॉर्सन कांस्टेंट, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फार्मूला फॉर द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और यूनिट की बात करो आपको पता है कि फाई यानी रेडियन पर वोल्ट, दिस विल बी द unit for the voltage sensitivity of the galvanometer. So this is the final moving coil galvanometer। आई समझ में आ गया होगा, जो पार्ट समझ में ना आया हो बता देना, दोबारा से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।